अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग पे हमारी डिस्कशन जारी थी और एक क्वेश्चन हमने डिसीजन मेकिंग का सेशन में करना है। उसके बाद हम लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर पर जाएंगे। लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर के एंड पे दोबारा मैंने आपसे बताया था डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन मजीद होंगे। आज जो क्वेश्चन हमारे एजेंडे पे है वो पेज 503 पे क्वेश्चन 25 है। कैपुचिनो लिमिटेड ऑटम 19 का क्वेश्चन 7। लास्ट लेक्चर से कोई इशू, कोई पेंडिंग मसला मसाइल? कोई सवाल जो आप लास्ट लेक्चर से करना चाहते हो? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 25 ऑटम 19 का क्वेश्चन 7। इसकी रिक्वायरमेंट दो पार्ट्स हैं इसके जी। एडवाइस सीएल whether it should sell damaged units of each product with or without further processing। फर्दर प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है, क्या कंपनी को डैमेज यूनिट्स को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या नहीं। तो पहले हम पार्ट 1 के रेफरेंस से इसको सवाल को पढ़ लेते हैं। पार्ट 2 पे हम बाद में बात करेंगे जो कि 6 नंबर का है। फर्दर प्रोसेसिंग का क्वेश्चन है ये। और फर्दर प्रोसेसिंग का असूल हमें पता है, जो हमने सीखा हुआ है। फर्दर प्रोसेसिंग का असूल है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग फर्दर। पार्ट ए, सॉरी इसका मैं आपसे मेंशन करना भूल गया, इट इज डिस्कसिव क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। ठीक है जी, जिसमें व्हाट इज मेंट बाय इन्वेंटरी कंट्रोल, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन विच शुड बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक, वैसे तो हमें कम सवाल आते हैं डिस्कसिव नेचर के, लेकिन फिर भी मैं एक तवज्जो दिला दूं जो कि आपके थ्योरेटिकल आंसर्स में बहुत हेल्पफुल होनी चाहिए। ये एडवाइस, आई होप कि मैंने एडवाइस पहले भी दी होगी, लेकिन फिर एक बार रिमाइंडर आपको देता हूँ। थ्योरी में आपको जो चीज जहन में रखनी होती है कि भाई मार्क्स कितने हैं। थ्योरी में मार्क्स जो क्वेश्चन के होते हैं वो आपको बताते हैं हाउ मच यू शुड राइट। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे पेपर में तो इसकी इंप्लीकेशन बड़ी कम है। मतलब 5-7 नंबर 10 नंबर की थ्योरी मैक्सिमम कभी आएगी। ठीक है, 5 से 10 नंबर आप कहने थ्योरी आएगी, तो इसलिए उसका, इसकी स्किल का अहमियत हमारे पेपर में तो सिर्फ 10% है। लेकिन अगर आप बीएम की बात करें, ऑडिट की बात करें, वहां पर 100% पेपर ही आपका डिस्कसिव होता है। लॉ की बात करें 100% डिस्कसिव होता है। तो आइंदा भी अब कुछ पेपर आप पास कर चुके होंगे, कुछ पेपर आपने भी देने होंगे। तो उसूल याद रखिएगा, डिस्कसिव थ्योरी के जब क्वेश्चन आते हैं उसमें योर मार्क्स विल टेल कि आपको कितना लिखना है। जनरल पेपर में, ऑडिट में, बीएम में गाइडलाइन इज वेरी सिंपल। 1.8 इंटू मार्क्स करें तो 1.8 मिनट्स पर मार्क के हिसाब से आपके पास टाइम होता है। तो आपको 10 नंबर का सवाल आप शुरू करने लगे हैं तो टोटल 18 मिनट लगाने हैं, आपने ये ध्यान में रखना है। अब 18 का 19 हो जाए, 17 हो जाए, इतना तो फर्क चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा फर्क अगर आप डाल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 18 की जगह 25 मिनट लगा रहे हैं, यू विल गेट टाइम्ड आउट। और आप वो बहाना करेंगे पेपर से बाद आकर, जी पेपर बड़ा लेंथी था, हुआ ही नहीं। और अगर आप 18 की जगह उसको 12 मिनट में वाइंड अप कर जाते हो, तो फिर आप रिजल्ट के बाद रो रहे होगे कि जी मैंने तो पेपर सारा पूरा किया था, बड़ा अच्छा किया था, फेल पता नहीं क्यों हो गया। तो भाई 18 की जगह 25 मिनट लगाओगे तो यकीनन टाइम आउट हो गए, आप अननेसेसरी टाइम लगा रहे हो, कोई ना कोई सवाल छूटेगा, तो पेपर लेंथ ही नहीं है। इट इज योर पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपको पता नहीं है कि 10 नंबर के सवाल पे 18 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने आपने। दिस इज योर मिस्टेक। आपने अपने आंसर को उस हिसाब से स्मार्टली प्रेजेंट करना होता है जितने मार्क्स हैं। और अगर आप 18 की जगह 10 मिनट लगा रहे हो तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे 10 में से। जब आपने टाइम आधा लगाया है तो आपको मार्क्स भी आधे में से ही मिलेंगे। पूरा टाइम लगाते 10 में से आपको 7 मिलते, 6 मिलते, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिटी या 500। लेकिन आधा टाइम लगाया है तो आपको मिलने ही नंबर 6 में से है या 5 में से है। अब 5 में से 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ये तो एग्जामिनर की मर्जी है।
तो आप लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि मैंने 10 नंबर का सवाल किया, मुझे तो 10 में से 6 नंबर 7 नंबर मिलने चाहिए, जबकि आपको मिल रहे होते हैं 10 में से 3 या 3.5, क्योंकि आपने 10 नंबर का सवाल पूरा अटेम्प्ट नहीं किया होता, आपने सिर्फ उसको पार्शली अटेम्प्ट किया होता है। जैसे इसके से 5 नंबर हैं, हमारे पेपर में जरूरी नहीं कि हम 5 को 1.8 से मल्टीप्लाई करें, आप सिर्फ यहाँ को 5 को 1.2 या 3 से भी मल्टीप्लाई करके जवाब दे दो इस तरह के कॉस्ट काउंटिंग जैसे पेपर में, तो इट वर्क्स वेल, क्योंकि नंबर इतने थोड़े होते हैं थ्योरी के कि हम थ्योरी को बस पासिंग मार्क्स लेके आगे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1.2 मिनट्स के हिसाब से भी इसको जवाब देना सीख लें तो वो भी हमारे लिए काफी होता है। ये मैं सिर्फ कॉस्ट काउंटिंग के लिए आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले सुनिए, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल की टर्म को ब्रीफली एक्सप्लेन करें, ठीक है जी। डिफाइन नहीं करने को कहा उसने, डिस्क्राइब करने को नहीं कहा, एक्सप्लेन करने को कहा है। यू हैव टू learn the meanings of these verbs which examiner uses in specially discursive theoretical papers. तो इसी तरह आगे वो कह रहा है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन। जब प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही हो तो कौन सा सिस्टम यूज करना चाहिए, और एक्सप्लेन भी कीजिए, मतलब उसकी लॉजिक भी बताइए कि उसको क्यों यूज करना चाहिए। जैसे मैं अगर वैसे तो इसका जवाब सजेशन का जवाब तो बड़ा सिंपल है जी, इन टाइम्स ऑफ प्राइसेस फ्लक्चुएशन एवको मेथड शुड बी यूज्ड, बट इसने कहा एक्सप्लेन भी कीजिए, सजेशन ही नहीं चाहिए। अगर आप सिर्फ सजेशन दे के आगे तो आपको मे बी 1 नंबर मिल रहा है, यहाँ पे शायद मैं अगर फर्दर ब्रेकअप करूँ 2 नंबर इसके होंगे और मे बी 3 नंबर इसके होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ सजेशन दे दी, तो मतलब 1 नंबर सजेशन का होगा और 2 नंबर एक्सप्लेनेशन के होंगे। आप सजेशन दे के आगे एक्सप्लेन नहीं करके आए, 3 में से 1 नंबर मिलना है आपको। और यही हमारी प्रॉब्लम होती है, हम समझते हैं हमने पूरा जवाब दे दिया एग्जामिनर को, लेकिन असल में हमने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को फुली एड्रेस नहीं किया होता। तो ये पहले आपकी रीडिंग असाइनमेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। हम फिलहाल बात कर रहे हैं कैपुचिनो पे, जिसमें उसने हमसे कहा कि कंपनी को क्या अपनी डैमेज प्रोडक्ट प्रोसेस करके बेचनी है, फर्दर प्रोसेस करके बेचनी है या फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कैपुचिनो लिमिटेड incorporated in January 2018 is engaged in the manufacturing and marketing of 2 types of products, S1 and S2. Due to strict quality standards at CL, the ratio of damaged goods is high. Damaged units of S1 can only be identified at 100% completion. Whereas damaged units of S2 can be identified at 60% completion. प्रोसेस की स्टेज उसने बताई है, किस स्टेज पे इंस्पेक्शन होती है और डैमेज गुड आइडेंटिफाई होते हैं। Damaged units of S1 and S2 can be sold at 80% and 50% of the market price, respectively. CL's production department believes that damaged units can be sold at full market price after incurring per unit rectification cost of 150 and 450. Damaged units को as damage बेचोगे तो इस प्राइस पे बिकेंगे, लेकिन अगर उन पे फर्दर रेक्टिफिकेशन वर्क कर दोगे, उनको ठीक कर लोगे फर्दर पैसा लगा के, तो वो फुल प्राइस पे बिक जाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन। Following information has been extracted from CL's latest records. Number of units sold S1 S2 के, closing inventory S1 S2, सेल्स रेवेन्यू रुपीज इन 1000 में है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट जो आपको बताया गया है इस P&L के हिसाब से। क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स यूनिट्स ऑफ S1 एंड S2 डैमेज ड्यूरिंग द ईयर, इसमें शामिल है जी डैमेज यूनिट्स भी, कितने 15,000 एंड 22,500 रिस्पेक्टिवली। फिक्स्ड कॉस्ट आर incurred at the beginning of the period. Fixed costs are incurred at the beginning of the period and variable costs are incurred throughout the manufacturing process. ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है। फिक्स कॉस्ट तो किराया है बिल्डिंग का, तो बहरहाल उसने लिख दिया शुरू में, प्रोसेस के शुरू में इनकर हो जाता है, जो भी फिक्स कॉस्ट है वो शुरू में लग जानी है,
और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ग्रेजुअल होनी है। उससे मुराद जो प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने सीखा हुआ है कि अगर 60% प्रोसेस हुआ है तो 60% वेरिएबल कॉस्ट लगी होगी एंड सो ऑन। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इंक्लूड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसमें 80 मिलियन शामिल है, which is allocated on the basis of total units produced, जो इन दोनों में तकसीम हुई है S1 S2 में on the basis of units produced। Selling expenses during the period was 1% of sale, 8% selling expenses थे। Question whether we should proceed further, हमें डैमेज यूनिट्स को रेक्टिफाई करके बेचना है या ऐसे ही बेच दें। तो जनाब पढ़िए जरा सवाल एक दफा, फिर मैं चाहूंगा पढ़ लीजिए, फिर हम फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। रीड द क्वेश्चन। अच्छा जी, S1 S2 फर्दर प्रोसेसिंग करें या ना करें, हमें इसका मेथड याद होना चाहिए, असूल याद होना चाहिए। हमने क्या सीखा था? हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेते हैं और इसमें से लेस करते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। फिर हम देखते हैं हमारा नेट रेवेन्यू आ रहा है या कॉस्ट आ रही है, जिसके ऊपर हम फैसला करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग करनी है या नहीं करनी। S1 एंड S2। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अगर हम प्रोसेस नहीं करते तो हम बेच पाएंगे करंट सेल प्राइस का 80 एंड 50% पे। अगर हम प्रोसेस कर देते हैं तो हम फुल प्राइस पे बेच सकेंगे। तो इसका मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 20% S1 का और 50% S2 का होगा। ऐसा ही है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 20% एंड 50% होगा। और करंट प्राइस हम यहां से ले लेते हैं, ये करंट प्राइस आ जाएगी यहां से रुपीज डिवाइड विद यूनिट सोल्ड, रुपीज डिवाइड विद यूनिट सोल्ड, यहां से करंट प्राइस आ जाएगी। और इसकी करंट प्राइस का 20% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, इसकी करंट प्राइस का 50% इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक हो गया? तो लेट्स प्रेजेंट द वर्किंग हियर, यहीं पे हम वर्किंग प्रेजेंट कर देते हैं। S1 की वर्किंग बनेगी जी 431,430 रुपीज। इन 1000 में था तो मैं 3 जीरो लगाऊंगा इसके साथ, उसको डिवाइड करूंगा 347 के साथ, तो ये आएगी इसकी फुल प्राइस। और S1 में फुल प्राइस में हमें 20% एडवांटेज है अगर हम प्रोसेस करके बेचें। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू S1 का क्या आ रहा है जी, बताइए जरा। S1 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू
जी, S1 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या आ रहा है? 80% डैमेज बिकती है, अगर रेक्टिफाई करके बेचेंगे तो फुल प्राइस पे बिकेगी। $248.66 इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 248.67 होगा शायद, राउंड ऑफ अगर करें तो। अच्छा जी, इसी तरह S2 की वर्किंग करें। S2 की करंट प्राइस, फुल प्राइस 349,370,000 डिवाइडेड विद यूनिट सोल्ड 218,000 और इनटू 50%, इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज का 50% है, तो जनाब कितना आता है ये? सॉरी जी बेटा, माय मिस्टेक, हमने बिल्कुल यहाँ पर रेवेन्यू लेना था, मैंने दोनों शायद कभी गलत ले ली। रेवेन्यू, हम तो प्राइस निकालना चाह रहे हैं। इट इज 492,800 prices. This is 492,800 and this is 463,760. 463,760. काइंडली ये फिगर जरा रिवाइज कर दीजिएगा मुझे। ये फिगर्स जरा काइंडली बता दीजिएगा मुझे क्या आ रही है। फिगर्स ठीक थी जी मेरी? 284.03, 284.03 S1 की और S2 की। वन 63.67 इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल कॉस्ट की बात करें तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक तो उसने ये गिवन है कि रेक्टिफिकेशन कॉस्ट आपकी जो इनकर होगी 150 और फिर 50 है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट में एक तो आ गई रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, ठीक है जी। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट इसकी 150 है और इसकी 450 है। अब तवज्जो कीजिएगा, ये तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट है, इसके अलावा भी एक कॉस्ट आनी है, जरा गौर से सुन लीजिएगा। S1 आपका लॉस आ रहा है 100% पे, इसका मतलब आपके पास जो डैमेज S1 है वो 100% कंप्लीट है। इस पर रेक्टिफिकेशन कॉस्ट करोगे, काम खत्म हो जाएगा आपका, ये फिनिश हो जाएगी, इसकी जो खराबी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन आपकी जो S2 है, क्या वो फुली कंप्लीट यूनिट है? द आंसर इज नो, वो तो डैमेज यूनिट्स है। तो भाई डैमेज यूनिट्स को पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो S2 के लिए कॉस्ट टू कंप्लीट डैमेज यूनिट्स, क्योंकि इंस्पेक्शन 60% पे हुई। यूजुअली तो इंस्पेक्शन के ऊपर लॉस यूनिट्स आ जाए हम उसको प्रोसेस फर्दर नहीं करते, लेकिन अगर हमने इसको रेक्टिफाई करना है तो पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और उसमें हम इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? हमें S2 की कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन चाहिए, S1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। S1 का फैसला हम यहीं से कर रहे हैं, ये 134.03 नेट रेवेन्यू एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं। तो ये फैसला नहीं, सॉरी, एक फिगर आई मिस्ड, अनदर एक फिगर भी है हमारे पास जी, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल आएगी, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट होती है
1% ऑफ सेल्स। जब एडिशनल सेल्स कमाएंगे तो 1% ऑफ, से इफ दिस इज द वैल्यू ए, तो ए का 1% ये आपकी सेलिंग कॉस्ट आएगी। तो ये कितनी आती है जी? 2.84 शायद, 2.84। लीजिए जी, ये पार्ट ए की साइड तो आपकी कंप्लीट है, यहाँ पे आ रही 10.64। ए की साइड कंप्लीट है, सिर्फ एक फिगर रह गई है तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बता दीजिए जरा, एस वन का नेट बेनिफिट क्या आ रहा है? $131.19। ठीक हो गया जी, ये S1 का नेट बेनिफिट हमारे पास आ गया। अब हमें सिर्फ S2 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। तो जो कीजिएगा, हमें S2 की अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाए तो उसका 40%, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ S2 का 40% यहां पे हमें लिखना है। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसकी एक वर्किंग पे जाऊं और वहां पे मैं असूल बता दूं, वर्किंग में हमारी जो यहाँ पे कॉस्ट आनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ S2 लाएंगे और उसका 40% लेंगे, तो ये हमारी फिगर है जो ऊपर हमारे आंसर में प्रेजेंट होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ S2 निकालनी है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ S2 निकालनी है, तरीका बड़ा आसान सा है वैसे तो। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, टोटल कॉस्ट हमारे पास S2 की अवेलेबल है, इसमें से अगर फिक्स कॉस्ट S2 की जो कि शामिल है, उसने बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर में फिक्स कॉस्ट भी शामिल है जो टोटल यूनिट बेसिस की तकसीम हुई भी है S1 S2 में। अगर इसमें से फिक्स कॉस्ट निकाल दें तो हमें मिल जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दें तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ये इतनी सी वर्किंग है जो हमें करनी है S2 के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम लेते हैं सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ S2, रुपीज इन थाउजेंड में है तो रुपीज इन थाउजेंड में लेके चलते हैं। 349,370। अब इसमें से हमें लेस करना है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन या एलोकेटेड कह लीजिए S2, S2 को जो फिक्स कॉस्ट का हिस्सा गया है। अच्छा जी, X2 को जो फिक्स कॉस्ट का हिस्सा गया है उसने क्या जी, वो बेसिस ऑफ टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। अब टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम ओपनिंग स्टॉक इज 0। तो यूनिट्स प्रोड्यूस आपके ये बन रहे हैं, ऐसे ही है जी। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपके जो बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। तो एक छोटी सी हम इसके लिए वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग 1.1। ठीक है, वर्किंग 1.1 यूनिट्स सोल्ड, और इसमें ऐड कर दें क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स। हम सिर्फ S2 पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमें S1 का डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ S2 का डाटा लें। तो यूनिट सोल्ड हैं 2,18,000 और इन स्टॉक हैं 34,000। तो जनाब 252,000 है। सॉरी, हमें S1 का भी चाहिए, फॉरगॉट, हमें रेशो बनानी है, हमें S1 का डाटा भी चाहिए। S1 के यूनिट सोल्ड हैं 347,000, S1 का क्लोजिंग स्टॉक है 47,000, टोटल इज 394,000। और इसका सम करें, अगर इन दोनों को सम करें तो 646,000। अब फिक्स कॉस्ट को जब हमने रेशियो में तकसीम करना है तो S2 का पोर्शन बनेगा 252 ओवर 646 इंटू 80 मिलियन है, रुपीज इन थाउजेंड में डील कर रहे हैं तो 80,000 कर लेंगे आप। ठीक है, हम रुपीज इन थाउजेंड में डील कर रहे हैं तो इसको हम 80,000 लिखेंगे हम यहाँ पे। ये तो जैसे इसको हैंडल किया करें डाटा,
तो कितना हिस्सा बना जी S2 का फिक्स कॉस्ट में? 31207, ये लेस कर दीजिए, तो ये हमें मिल गई जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ S2 कितनी है जी? 318,163 रुपीज इन थाउजेंड में कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ी आपको तवज्जो चाहिए एक बार फिर। ये जो यूनिट्स हैं ये तो शायद हैं यूनिट्स जो हमने प्रोसेस में शुरू किए, और हमें एग्जामिनर ने बताया है कि इसमें आपकी डैमेज स्टॉक भी शामिल है। इसमें हमने क्या बात यहाँ पढ़ी थी कि भाई इसमें डैमेज स्टॉक भी 22,500 भी शामिल है। अब इसमें जो 22,500 के डैमेज स्टॉक शामिल हैं, शायद हमने प्रोडक्शन में शुरू तो इतने ही किए थे प्रोसेस में, लेकिन ये सारे के सारे कंप्लीट नहीं हुए। इसमें से इतने यूनिट्स 60% पे ही रुक गए। इसमें से ये यूनिट्स 60% पे रुक गए, ये यूनिट्स कंप्लीट नहीं हुए। तो यहाँ पे अब इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट आता है कि इक्विवेलेंट यूनिट टर्म में तो हमने 252 यूनिट्स नहीं बनाए ना, इक्विवेलेंट यूनिट्स टर्म में तो हमने 252 यूनिट्स नहीं बनाए। तो कॉस्ट पर यूनिट के लिए तो हमें कंप्लीटेड यूनिट्स का डाटा चाहिए, फुल यूनिट्स का डाटा चाहिए। आई रिपीट, फिक्स कॉस्ट के लिए, फिक्स कॉस्ट तो यूनिट्स इंट्रोड्यूस पे बुक हो जाती है, तो फिक्स कॉस्ट के लिए तो यही बेसिस ठीक है, क्योंकि उसने जो जुमला मैंने आपको तवज्जो दिलाई थी कि फिक्स कॉस्ट उसने लिखा था यूनिट्स फिक्स कॉस्ट इज इनकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, द बिगिनिंग तो 252 की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, लेकिन 252 कंप्लीट नहीं हुए। इनमें से जो कंप्लीट हुए हैं, अगर मैं कहूं इक्विवेलेंट यूनिट्स, अगर हम देखें इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ S2 प्रोडक्शन, वो 2,18,000 पूरे हैं, प्लस 34,000 में से माइनस 22,500 कर दो, ये भी पूरे हैं। लेकिन जो 22,500 हैं जो 34,000 में शामिल हैं, ये 60% कंप्लीट है। जनाब यहां से आप इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ S2 प्रोडक्शन बताएंगे, कितने आ रहे हैं जी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ S2 की प्रोडक्शन के? टोटल बताइए बेटा, 1 2 3, इन तीनों का सम। एसटी की प्रोडक्शन में 2,18,000 फिनिश्ड हुए हैं, और 34,000 में से 22,500 निकाल दीजिए तो ये भी फिनिश प्रोडक्ट है, और 22,500 डैमेज है, और डैमेज प्रोडक्ट 60% कंप्लीट है। 243,000 वर्किंग देख लीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, आई रिपीट, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए यही प्रोडक्शन रेलेवेंट है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्रोसेस के शुरू में इनकर हो जाती है। तो प्रोसेस के शुरू में तो जितने यूनिट्स हमने शुरू किए वो सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट थ्रू आउट द प्रोसेस इवनली इनकर होती है, तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने पड़े। अब यहां से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ले सकते हैं, divided with equivalent units after further processing should be sold after processing further। ये हमारी रिकमेंडेशन आ गई जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा देखिए, मैंने इसकी प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल उसी अंदाज में दी जैसे आपको मैंने सूल सिखाया हुआ था। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, व्हाट इज द नेट रेवेन्यू कॉस्ट, उसके ऊपर फैसला कीजिए। अब मैं जो आपको कहता हूँ ना कि एग्जामिनर के आंसर को एंड में देखा करो, वो इसलिए होती है कि अगर आप एग्जामिनर का आंसर शुरू में देखते हो तो आपको देखिए शक्ल क्या दिख रही है इसकी, विच इज सफिशिएंट इनफ टू कंफ्यूज यू, कि शायद कोई नया तरीका आ गया। ये बेवकूफ ने क्या किया हुआ है, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग से बेचें अगर, तो मैं अनफॉर्चुनेटली इसको बेवकूफ़ी कहूंगा कि विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग से बेचें तो हमारा प्रॉफिट पर यूनिट क्या आ रहा है, और फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचें तो हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है। और फिर वो कह रहे जी चूंकि प्रॉफिट दोनों में बढ़ रहा है तो इसलिए हमें इसको भी बेचना चाहिए प्रोसेस करके, इसको बेचना चाहिए प्रोसेस करके। और भाई यही कंपैरिजन तो किया जाता है जब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। इन दोनों का फर्क देखो क्या आ रहा है, इन दोनों का फर्क क्या आ रहा है।
इट इज 131। हमें क्या पता लग रहा है, S1 को फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे, 131 ज्यादा कमाएंगे, तो यही हमने यहां निकाला है। इन दोनों का फर्क क्या आ रहा है, कंपैरिजन करेंगे हम, इन दोनों का फर्क नजर आ रहा है, हमें पता लग रहा है कि फर्दर प्रोसेस करके बेचने से S2 में हम एडिशनल 80 रुपए कमाएंगे। तो भाई यही तो हमने यहां निकाला है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या आएगा, फर्दर प्रोसेसिंग एटी। सो इसीलिए आपको समझाया हुआ है कि भाई आपको जो तरीका सिखाया गया उसको फॉलो करें, एग्जामिनर के आंसर में जाएंगे तो यू मे गेट कंफ्यूज्ड। जी नुमान, कौन सी वर्किंग चाहिए आपको? अभी आंसर तो आपके सामने नजर आ रहा है, वर्किंग कौन सी चाहिए, जो वर्किंग का देखना चाहते हैं उसकी बात, उसका नंबर बताइए मुझे, किस वैल्यू की वर्किंग चाहिए आपको? जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी? अच्छा जी, ये पार्ट अभी हमने ए एड्रेस किया है, पार्ट बी पे अभी हमें जाना है। पार्ट बी में क्या बात हो रही है जी, इसके लिए शायद हमें वर्किंग मजीद थोड़ी सी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। 6 नंबर का ये पार्ट है, इसमें वो कह रही है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ डैमेज यूनिट्स ऑफ S1 एंड S2, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करनी है, इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक under each of the following situation. If ICL opts for further processing, if ICL does not opt for further processing. अगर कंपनी का फैसला है फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, और अगर कंपनी का फैसला है फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी, दोनों सूरतों में इन्वेंट्री वैल्यू बताइए। तो हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। इफ कंपनी ऑप्ट्स इन्वेंट्री वैल्यू नो फर्दर प्रोसेसिंग, पहले मैं इसको इस एंगल से डिस्कस कर लेता हूँ, दोनों एंगल से करनी है। अच्छा जी, असूल आपको पता होना चाहिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या होता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का असूल होता है कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहां से हम पहले पर यूनिट पे एनालाइज कर लेंगे, और फिर इसको रुपीस पर यूनिट यहां से जो आएगा इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमसे उसने इन्वेंट्री वैल्यू मांगी है, तो इसमें हमें पर यूनिट नहीं, हमें टोटल वैल्यू का डाटा देना चाहिए। तो वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वैल्यू है जी, वो हमें दोनों की गिवन है, एक के हैं 15,000 यूनिट्स और एक के हैं 22,500। 15,000 और 22,500 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगी।
जी हम बात कर रहे हैं अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी तो, अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी तो एनआरवी क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी तो एनआरवी है आपकी करंट सेल प्राइस की, एनआरवी आपकी है करंट सेल प्राइस की विच इज 492,800,000 डिवाइडेड विथ 347,000 का 80% फॉर S1 और इसका 1% सेल प्राइस भी लेस और सेलिंग एक्सपेंस भी लेस का, इसका 99%। और S2 की है आपकी 463,760। मैं एनआरवी की जगह कॉस्ट की जगह एनआरवी लिखी जा रहा हूँ भाई, हमारी मिस्टेक। ऊपर तो हमने कॉस्ट लिखा है, एनआरवी का खाना तो नीचे है, एनआरवी तो यहाँ लिखनी है मैंने। तो 492,800,000 का 80% और इसका 99%, ये एनआरवी है। और दूसरी क्या है जी 463,760,000 का 50% और इसका 90%। तो बताइए एनआरवी S1 की क्या है करंट हालात में, क्योंकि करंटली हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे। तो व्हाट इज द एनआरवी ऑफ S1? 1125 and what is the NRV of S2? S2 की एनआरवी क्या है जी, ये यहां से कैलकुलेट करेंगे आप। उफ यार क्या कर रहा हूं मैं, मुझसे गलतियां हो रही हैं, मेरी तबीयत लगता है आज ठीक नहीं है। हमने रेवेन्यू लिया यूनिट से, 1125 ठीक बता दिया, हमें यहाँ पे यूनिट से डिवाइड भी करना है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम श्योर। फोर 92,800 डिवाइड विद 347,000 इंटू 80%, 1125 का आंसर ठीक है, डिवाइड विद 218,000 इंटू 50% 99%। जी S2 की एनआरवी 1053। कॉस्ट, अच्छा जी जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कॉस्ट कैलकुलेट करने के तो दो तरीके हैं, एक मार्जिनल कॉस्ट, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो रही है तो हमें कंपनी की पॉलिसी पे इंफॉर्मेशन चाहिए। कंपनी की पॉलिसी तो कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन उसने ये बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। और ये जो पीएनएल बना हुआ है वो भी बता रहा है कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत पीएनएल बना हुआ है, जीपी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री हमारी जो वैल्यूएशन हो रही है, इन्वेंट्री की कॉस्ट हम लेंगे वो हम लेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस पे। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बेस पे जब कॉस्ट लेनी है तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चाहिए और हमें फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट भी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक वर्किंग बनानी पड़ेगी हमें, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की भी वर्किंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास S2 की तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अवेलेबल है, उसको भी हम वर्किंग से ही चले सामने ले आएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए जब आते हैं वर्किंग लेके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट S2 को पहले हम डील कर लेते हैं, क्योंकि S2 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने पहले निकाली भी है कहीं, किधर थी, ये आ रही है 1309। ठीक है, तो 1309
ये तो कंप्लीट यूनिट की कॉस्ट है, लेकिन हम फर्दर प्रोसेसिंग के बगैर बेच रहे हैं, वो तो 60% कंप्लीट है। फिर तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट S2 पे जो लगी है वो कितनी है जी? 1309 का 60%। 1309 का 60% इज 785। 785। अच्छा जी, अब जिस तरह हमने ये वर्किंग बनाई हुई है ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए S2 की, सिमिलर वर्किंग हमें ये वर्किंग बनानी पड़ेगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनाने के लिए S1 की। ठीक है, S1 की प्रोडक्शन हमारे पास है, तो S1 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे बनाएंगे? S1 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी? S1 की टोटल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 431। मैं एक ही लाइन में इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, जरा फॉलो कीजिएगा। ये टोटल कॉस्ट है, इसमें से माइनस करनी है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट 80 मिलियन का पोर्शन है। कितना पोर्शन? 394 ओवर 646। 394 ओवर 646। ये फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा को माइनस कर दीजिए, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बच गई, और इसको डिवाइड कर दीजिए 394,000 से, क्योंकि S1 का लॉस भी प्रोसेस के एंड पे होता है। तो S1 में जितने यूनिट्स आपने डाले सबको 100% आपने प्रोसेस कर दिया है। S2 में तो आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के लिए इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट यूज किया, क्योंकि S2 का लॉस 60% पे हो जाता था, बट S1 का लॉस भी 100% पे है, तो इसलिए इसकी डिवीजन भी 394,000 से ही होगी। तो बताइए S1 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? S1 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है? दोबारा चेक कीजिए, ये 1094 की फिगर क्यों ठीक नहीं लग रही मुझे? जी कोई बताएगा क्या आ रही है फिगर भाई? अब ये 3 फिगर हो गई हैं, 4 फिगर हो गई हैं, क्या कर रहे हैं यार आप लोग? समझ से बाहर है, क्या करना चाहते हैं आप? 971 is the figure which I was waiting for. फिगर देखिए माशाल्लाह आप लोगों ने जो मुझसे शेयर की हैं। सबसे पहले 1084 आई है, शायद 1094 है, फिर 1082 है, फिर 971 है। तो 3 फिगर आप लोगों ने मुझसे शेयर की हैं, और एक सिंपल ये फैक्टर है जिसको आपने कैलकुलेट करना था, और मैंने प्रॉपर ब्रैकेटें लगा के, लें जी माशाल्लाह, ये पता नहीं अब क्या फिगर आ गई है, ये 248। अच्छा सॉरी, ब्रैकेट्स भी लगाई हुई हैं ताकि कोई मिस गाइड ना हो, कोई मिस कैलकुलेशन आपसे ना हो। उसके बावजूद अगर आप लोग 3-3 फिगर दे रहे हैं, मैं पहले भी बहुत दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि आई एम अफ्रेड कि आप लोग एग्जाम में क्या करने जा रहे हो। मुझे डर लगता है उस बात से। फिर एंड में आप बाहर आके सारे कहते हो, रिजल्ट के बाद खास तौर पे, पेपर तो बड़ा अच्छा गया था, सब कुछ ठीक था। तो भाई इसका जवाब आज जब 1082 लिख के आओगे तो सब कुछ ठीक कैसे है? अच्छा जी, 971.16 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे 971.16, और इधर
785.40, 2 डेसिमल तक जा रहे हैं तो ये भी बोलिए 785.40 मुझे बताया था किसी ने, 785.40। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो ये फिक्स कॉस्ट है, इसकी वर्किंग बना लेते हैं। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट S2 की 80,000 इंटू 252/646, ये S2 की फिक्स कॉस्ट थी। इसको डिवाइड करेंगे 252,000 से तो S2 की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आएगी। S1 की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 80,000 394/646 डिवाइड विद 394,000। तो X S2 की फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है जी? तो वैसे सेम ही आनी चाहिए क्योंकि यूनिट बेसिस पे तकसीम कर रहे हैं, यूनिट बेसिस पे तकसीम कर रही है तो दोनों की सेम होगी जी। माय मिस्टेक, मैं इसको ऐसे कर दिया, ये भी ठीक है लेकिन ये इनएफिशिएंट हो गया है। मुझे पता होना चाहिए कि जब यूनिट बेसिस पे जा रहे हैं आप तो यूनिट बेसिस पे मुझे इसकी कैलकुलेशन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की ऐसे करनी चाहिए थी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड विद टोटल प्रोडक्शन। ये मेरी आप कह लें कि इनएफिशिएंसी थी कि मैंने दोनों की कॉस्ट को अलग कैलकुलेट किया। यूनिट बेसिस पे कॉस्ट जब तकसीम हो रही है तो मुझे पता होना चाहिए दोनों की फिक्स कॉस्ट सेम आएगी जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? वो अजमल भाई पढ़ाई पे तवज्जो दे, मेरा लैपटॉप मुझे बता देता है जब बैटरी इसकी अलार्मिंग डाउन होती है, मैसेज आ जाता है, मैं लगा लेता हूँ। वेल, थैंक यू जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? 123.84 फिक्स्ड कॉस्ट, 123.84 123। कैमरा किसी बच्चे का ऑन हुआ है, काइंडली इसको ऑफ कर दीजिए। लीजिए जी, यहाँ से आप कॉस्ट ले लीजिए, क्या बन रही है। S1 की कॉस्ट 1095, S2 की कॉस्ट 909। तो लोअर क्या है कॉस्ट 1095, लोअर क्या है कॉस्ट 909, मल्टीप्लाई करें यूनिट से तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आई डोंट गेट इनटू दैट, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद रह गया है, बाकी काम हमारा खत्म हो गया। एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? आपने मल्टीप्लाई करना है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी इन्वेंट्री की। और ये हमने अभी सिर्फ देखा है अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रही तो। और अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है फिर इन्वेंट्री वैल्यू क्या होगी? सिमिलर वर्किंग हमें बनानी पड़ेगी लेकिन उसमें फर्दर प्रोसेसिंग के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। इसी तरह दो कॉलम में हम वर्किंग बनाएंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, कॉस्ट और एनआरवी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही।
जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अगर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन लें, इफ द कंपनी इज गोइंग फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर कंपनी ने फैसला किया है फर्दर प्रोसेसिंग करने का, तो इसी तरह हम कॉस्ट और एनआरवी की वैल्यूज लेंगे और फिर हम देखेंगे लोअर क्या है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, जो कि 15,000 और 22,500, और यहां से हम इन्वेंट्री वैल्यू ले पाएंगे। अच्छा जी, अगर आपने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है तो कॉस्ट तो S1 की वहीं की वहीं खड़ी है जो आपने पीछे कैलकुलेट की थी। कितनी कैलकुलेट की थी? वेरिएबल प्लस फिक्स्ड 1095। S1 की कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी क्योंकि आप फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, लेकिन करंट स्टेट ऑफ इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, S2 की कॉस्ट अब बदल जाएगी क्योंकि अब S2 को आप फुल फिनिश कर दोगे, 60% पे नहीं रोकोगे। तो 1309 उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, प्लस 123 इशारिया क्या थी जी फिक्स कॉस्ट? 84, 123.84। तो बताइए कितनी हो जाएगी ये? 1432.84। S1 की कॉस्ट एज पार्ट 1, S2 की कॉस्ट 1432.84। अगर आपने फर्दर प्रोसेसिंग पे जाना है तो S2 को आप 100% कंप्लीशन तक लेके जाया करेंगे, आप 60% पे S2 को नहीं रोकेंगे। तो S2 की कॉस्ट आपकी बनेगी ये और S1 की कॉस्ट बनेगी ये, ठीक है? क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग अगर आपने करने का इरादा है तो S2 आप 100% कंप्लीट किया करेंगे। अब NRV की तरफ आइए। NRV में एक तो सेल वैल्यू आ जाएगी। अब हम सेल वैल्यू लेंगे फाइनल वाली। फाइनल वाली सेल वैल्यू आपकी है जी S1 की 492,800 डिवाइड बाई 347,000, ये फाइनल सेल वैल्यू। इसका 99% सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल दीजिए। और इसमें से आप लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। जी बताइए जरा, यहां से सेल वैल्यू क्या आ रही है? S1 की सेल वैल्यू, अब S1 फुल प्राइस पर जाएगा। $1,406 और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट S1 की है 150। तो NRV क्या बनी S1 की? 1256। ये S1 की NRV है। अगर हम इसी अंदाज में S2 की NRV कैलकुलेट करें, सेल वैल्यू इसकी है 463,760,000 डिवाइड विद 218,000 इंटू 99%। इसकी सेल वैल्यू क्या बनती है जी फाइनल?
2160 और इसमें से अब हमने ये बेटा फिगर ठीक है 2106 ठीक हो गया। इसमें से अब हमने लेस करना है इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट विच इज 450। तो ये कितनी बनी इसकी एनआरवी 1656। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी यहाँ पे भी कॉस्ट है 1095 और यहाँ पे भी कॉस्ट है 1432.84। मल्टीप्लाई करेंगे आपकी इन्वेंट्री वैल्यूज आ जाएंगी। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इन्वेंट्री वैल्यूएशन इस चैप्टर में फर्दर प्रोसेसिंग डसीन का कॉन्सेप्ट आया, जॉइंट प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया और साथ ही आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हुआ। कोई सवाल? joint products from process costing, inventory valuation and decision making में further processing। तो we need to be prepared कि हमें इसी तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स टेस्ट हो रहे होंगे। कोई सवाल? अच्छा जी, इस चैप्टर नंबर 12 हम कर रहे थे, इस पे हमारी डिस्कशन फिलहाल यहीं पे। अब हम चैप्टर नंबर 13 पे बात करेंगे। लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये वैसे तो आपके एग्जामिनर ने इसको कॉस्ट के पोर्शन में क्लब किया हुआ है, ये लेबर कॉस्टिंग आ गया है, लेकिन मैंने इसको आपके नोट्स में भी ग्रे से हाईलाइट किया हुआ है। और जैसे यहाँ पे ये 2 दफ़ा लास्ट 5 टाइम में ये टेस्ट हुआ है, लेकिन मार्क्स मैंने यहाँ पे साइन नहीं किए क्योंकि ये टेस्ट होता है डिसीजन मेकिंग के साथ कंबाइन होकर। प्लेसमेंट इसकी टॉपिक्स में यहाँ पे आ रही है, लेकिन एग्जाम में जो रिसेंट ट्रेंड है उसके मुताबिक ये टॉपिक डिसीजन मेकिंग के साथ टेस्ट होते हैं, तो इसलिए हम इसको डिसीजन मेकिंग के साथ ही पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें लेबर कॉस्टिंग का एस्पेक्ट भी है और डिसीजन मेकिंग के एंगल से भी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। और एग्जामिनर फिलहाल हमारा फोकस जो कर रहा है वो डिसीजन मेकिंग के एंगल से ही है, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट 5 अटेम्प्ट में ये 2 दफ़ा टेस्ट हो चुका है। अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स हम देख रहे हैं कि ये आ रहा है। अगर मैं इससे पिछला एनालिसिस भी देखना चाहूँ तो इससे पहले भी 2 अटेम्प्ट छोड़ के 2 अटेम्प्ट कंसेक्यूटिव में ये आया था। तो टोटल पिछली 8 अटेम्प्ट में से 4 दफ़ा ये आ चुका है। 8 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट में लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन टेस्ट हो चुका है। तो 50% लाइक्लीहुड के हिसाब से कमिंग अटेम्प्ट स्प्रिंग 21 में इसका टेस्ट होने का कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे लेबर कॉस्टिंग का, ये इस पे कोई फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता, ये किसी रेलेवेंट कॉस्टिंग के क्वेश्चन में कुछ 4-5 नंबर की वर्किंग होती है जो इस चैप्टर से हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो 4-5 नंबर, इससे ज्यादा इस चैप्टर से हमें वर्किंग नहीं आएगी, फुल सवाल हमें नहीं आता। जैसे डिसीजन मेकिंग का हमने चैप्टर पढ़ा उसमें से तो हमें फुल सवाल आएगा, लेकिन वो सवाल का कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग होगा, लेकिन बाकी चैप्टर से भी एसोसिएटेड नॉलेज आ रहा होता है ना। जैसे आपने देखा अभी पिछले चैप्टर में प्रोसेस कॉस्टिंग से नॉलेज आया, थोड़ा सा इन्वेंटरी वैल्यूएशन से नॉलेज आया सवाल में। सिमिलरली सवाल बनेगा डिसीजन मेकिंग से, लेकिन उसमें नॉलेज आ जाएगा लेबर कॉस्टिंग का भी 4-5 नंबर का।
अब प्रोसेस कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल जो पिछले चैप्टर में है वो तो हम पहले पढ़ चुके थे। लेबर कॉस्टिंग का हमें पोर्शन नहीं पढ़ा, तो अब हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लेबर कॉस्टिंग में है क्या। लेबर कॉस्टिंग में सबसे पहले तो लेबर कॉस्ट से आपका तारुफ, जो कि यकीनन पहले हो चुका है, उसको क्विक रिकैप लेंगे और हम फिर जो हमारे इस चैप्टर से रेलेवेंट डिस्कशन है उस पर मूव करेंगे। लेबर कॉस्ट क्या है जी? आप जो कॉस्ट पे करते हो किसी ह्यूमन रिसोर्स को उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट, वो लेबर कॉस्ट कहलाती है। एंड यूजुअली ये रॉ मटेरियल के बाद एक मेजर पोर्शन ऑफ कॉस्ट होता है। दो इन रिसेंट टाइम अब ट्रेंड बदल गया है, अब बहुत सा काम मशीनों पे हो रहा होता है, तो लेबर कॉस्ट की पोर्शन टोटल कॉस्ट में बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन स्टिल इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट। लेबर में डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इससे हमारा तारुफ पहले हो चुका हुआ है। डायरेक्ट कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनती है, वी नो दैट। हाँ, अब जो नई चीज आ रही है, हम जो सीखने जा रहे हैं, मेजरिंग लेबर एक्टिविटी। लेबर की एक्टिविटी, लेबर जो काम करती है उसको मेजर करने का क्या तरीका है? लेबर के काम को दो एंगल से देखा जा सकता है, एक प्रोडक्शन और एक प्रोडक्टिविटी। इन दोनों में फर्क है। लेबर ने प्रोडक्शन कितनी की, इसका मतलब लेबर ने कितनी क्वांटिटी या वॉल्यूम बनाया। लेबर ने प्रोडक्टिविटी कैसी दिखाई, इसका मतलब है लेबर ने एफिशिएंसी कितनी दिखाई। तो प्रोडक्शन मींस आउटपुट वॉल्यूम, प्रोडक्टिविटी मींस एफिशिएंसी। इन दोनों चीजों का फर्क आपको पता होना चाहिए, ठीक है? प्रोडक्शन मीन आउटपुट वॉल्यूम के लेबर ने कितनी आउटपुट प्रोड्यूस की, प्रोडक्टिविटी मीन लेबर ने आउटपुट कितनी एफिशिएंसी से प्रोड्यूस की। दिस इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को मेजर करना हो तो हमारे पास इसके दो फार्मूलाज हैं। लेबर की एफिशिएंसी को या प्रोडक्टिविटी को मेजर करना हो, दो फार्मूलाज हमारे पास हैं। एक, दोनों फार्मूला से हम प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 1 में हम इन दोनों फार्मूलाज की एप्लीकेशन देखेंगे शायद। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर एक्चुअल आवर्स, या एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स। दोनों मेथड से आप प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट विल बी द सेम। और इसका प्रोडक्टिविटी, चलिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम इसकी डिस्कशन भी कर लेंगे प्रोडक्टिविटी हमें बता क्या रही है। ठीक हो गया? ये दोनों फॉर्मूलाज हम याद कर लेंगे और इसके मुताबिक हम फिलहाल एक इलस्ट्रेशन 1 है बेसिक सी, इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, मिस्टर Z is supposed to produce 8 units in every hour at work. During the week, he made 344 units in 40 hours of work. तो मैं ये इलस्ट्रेशन भी उठा लेता हूँ, फार्मूला भी उठा लेता हूँ और हम यहाँ पे फिर प्रोडक्टिविटी की मेजर करते हैं। लेबर कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी क्या है जी? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ड्यूरिंग द वीक ही मेड 344 यूनिट्स। और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, इतने यूनिट्स पे स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना टाइम लगना था? 8 यूनिट्स पर आवर है, तो हमारे स्टैंडर्ड आवर्स बने 344 डिवाइड विद 8 और हमारे एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 40। तो 344 बाय 8 कितने बनते हैं स्टैंडर्ड आवर्स? जरा बताइए फिगर मुझे, ताकि हम इसको डिस्कशन में ला सकें। 344 बाय 8 43 ओवर 40। और ये जो प्रोडक्टिविटी होती है परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई किया, कितनी परसेंट आएगी?
107.5%। अच्छा जी, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है। मतलब हमने 40 घंटों में 43 घंटों का काम किया, ऐसे ही है। हमने एक्चुअली 40 घंटे लगाए, लेकिन इस घंटों में जो काम किया है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 43 घंटे का काम है। इसका मतलब हमने मोर देन 100% प्रोडक्टिविटी शो की, 100% से ज्यादा हमने एफिशिएंसी शो की। दिस इज गुड। आपकी प्रोडक्टिविटी 100 से ज्यादा होना, इट इज गुड, इट इज परफॉर्मेंस बेटर देन द स्टैंडर्ड। सिमिलर कैलकुलेशन अगर मैं यहां पे दोबारा प्रोड्यूस करूं, एक्चुअल प्रोडक्शन 344 यूनिट्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स 8 यूनिट्स पर आवर के हिसाब से 40 आवर्स में, यू शुड गेट द सेम आंसर। प्रोडक्टिविटी आप जिस मर्जी फॉर्मूला से निकाल लें, आपका आंसर सेम आता है। प्रोडक्टिविटी मोर देन 100%, इट मींस लेबर इज परफॉर्मिंग बेटर देन द स्टैंडर्ड। Productivity less than 100, it means labor is performing poor than the standard. जी जनाब, any question, कोई सवाल यहाँ पे? लेबर कॉस्ट क्या है, लेबर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क होता है, प्रोडक्टिविटी का मैयर मैंने आपसे शेयर किया। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह कल हम लेबर पे डिस्कशन कैरी करेंगे, और कल ही मुझे लगता है बेसिक जो लेबर की डिस्कशन, उसके बाद हम जो मेन हमारा काम है लेबर के चैप्टर में, जो डिसीजन मेकिंग में हमारा कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है, आई बिलीव कि शायद हम कल ही इसको टच कर सकें। कल नहीं तो परसों जरूर टच कर लेंगे। परसों शायद हम लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर कंक्लूड करके परसों हम एग्जामिनर क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे एक बार फिर, क्योंकि हमें इस चैप्टर के एंड पे भी कुछ मजीद क्वेश्चन देखने हैं। डिसीजन मेकिंग के ही वो क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनमें एग्जाम का कॉन्सेप्ट शामिल होगा। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 3, 4, 5, 6, 7, ये 5 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम लेवल हैं, जो कि रिसेंट ट्रेंड्स के मुताबिक हैं। रिसेंट ट्रेंड्स में लेबर कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट जिस तरह आपको एग्जाम में टेस्ट किया जा रहा है, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। और जो कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन में हमें टेस्ट किया जाता है। इस पे बात गालबन हमारी कल या फिर परसों शायद हो रही होगी। तो कोई क्वेश्चन? आज के लिए इतना ही। अभी कोई क्वेश्चन आप करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। जी, कोई सवाल? अच्छा, ये आज के इतना ही। बाकी तो इंशाल्लाह कल हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर पे ही। अस्सलाम वालेकुम।